आज तक रेडियो सुनता है सारा जहां। उन्नीस जुलाई बुधवार का दिन भर सुन रहे हैं आप। मैं हूं कुलदीप मिश्र। बेंगलुरु में विपक्ष के इंडिया अलायंस की मीटिंग तो हो गई, लेकिन इसके बाद कुछ और सवाल उभर आए हैं। नीतीश कुमार ने नाराजगी से इनकार कर दिया है, लेकिन सीताराम येचुरी अब भी टीएमसी पर हमले का मौका नहीं चूक रहे। क्या ये कोई समस्या है, और क्या अब इंडिया अलायंस राज्यसभा में इतना ताकतवर हो गया है कि कोई अध्यादेश रोक सके? आज यहीं से दिन भर की शुरुआत। मुबारक हो, देश में गरीबी कम हो रही है। नीति आयोग की एक रिपोर्ट कहती है, नई रिपोर्ट आई है जो कहती है कि 23 करोड़ लोग ही अब मल्टी डायमेंशनल गरीबी के दायरे में रह गए हैं। ये मल्टी डायमेंशनल गरीबी क्या होती है, किन आधार पर मापी जाती है और हकीकत के कितने करीब है ये रिपोर्ट, इस पर बात होगी। वर्ल्ड एंटी डोपिंग एजेंसी ने भारत की एंटी डोपिंग एजेंसी पर सवाल खड़े किए हैं। कुश्ती संघ में जो हुआ उसके बाद भारत के खेल जगत के लिए ये खबर अच्छी नहीं है, इस पर भी बात होगी। और अमेरिका का एक सैनिक उत्तर कोरिया की गिरफ्त में है। कहा जा रहा है कि इसकी रिहाई के बदले उत्तर कोरिया अमेरिका से अपनी शर्तें मानने का दबाव बनाएगा और नए सिरे से दोनों देशों के बीच अब नेगोशिएशंस होंगी। आखिर में जमशेद कमर सिद्दीकी लेकर आएंगे भौचक, लेकिन पहले 60 सेकंड्स हेडलाइंस चेतना काला से। शुक्रिया कुलदीप। विपक्षी एकता मीटिंग में नाराजगी की खबरों को सीएम नीतीश ने गलत बताया। कहा, पहले से ही तय था कार्यक्रम में जाना। सियाचिन ग्लेशियर में आग लगने से आर्मी अफसर शहीद, 3 जवान झुलसे, हथियारों के बंकर में शॉर्ट सर्किट से हुआ हादसा। कल से संसद में शुरू होगा मॉनसून सत्र। आज हुई सर्वदलीय बैठक। गुजरात दंगों के मामले में तीस्ता सीतलवाड़ को सुप्रीम कोर्ट से मिली रेगुलर बेल। फौरन सरेंडर करने का गुजरात हाईकोर्ट का आदेश हुआ रद्द। उत्तराखंड के नमामि गंगे प्रोजेक्ट में करंट, 10 से ज्यादा लोगों की मौत। बीएसपी तेलंगाना, राजस्थान, एमपी में अकेले लड़ेगी चुनाव, बसपा प्रमुख मायावती का ऐलान। हिमाचल प्रदेश में बाढ़ राहत कोष में 5 करोड़ रुपए देगी हरियाणा सरकार, सीएम खट्टर ने किया ऐलान। कॉमनवेल्थ गेम्स 2026 की मेजबानी की दौड़ में अहमदाबाद, ऑस्ट्रेलिया मेजबानी से पीछे हटा। विनेश को एशियन गेम ट्रायल्स में छूट मिलने के खिलाफ याचिका दायर, रेसलर अंतिम पंघाल ने दायर की है याचिका। यह है दिन भर। मैं हूं कुलदीप मिश्र। 2024 चुनाव के लिए 26 पार्टियों के विपक्षी गठबंधन की घोषणा कल बेंगलुरु में हो गई। इसे इंडिया नेशनल डेवलपमेंटल इंक्लूसिव अलायंस यानी इंडिया नाम दिया गया है। राजनीति में रुचि रखने वालों की नज़र इस पर है कि 2024 से पहले ये गठबंधन कितना स्टेबल रहेगा और ये एकजुटता दूसरी राजनीतिक स्थितियों को कितना प्रभावित करेगी। मीडिया रिपोर्ट्स में बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की नाराजगी की जो खबरें चल रही थीं, उसे उन्होंने आज खारिज कर दिया। आज आने का मौका मिला और कल तो अनेक पार्टियों की मीटिंग थी, तो वहां का मीटिंग होके चल दिए। आज कह रहा है कि वो जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रहा था उसमें थे ही नहीं, तो हम ही तो कह के सब बात मानिए लिया है सब, और वहां से उठ के हम चले आए यहाँ। इसलिए कि मेरी इच्छा राजगीर की हो रही थी ना, कि हमको मन था कि हम राजगीर, देर हो रहा हमको, तो इसीलिए हम आ गए हैं और कोई बात नहीं है। इस गठबंधन के लिए एक चुनौती ये भी है कि इसमें कुछ ऐसे दल हैं जो कुछ राज्यों में मुख्य लड़ाई में हैं, लेकिन केंद्र में बीजेपी को रोकने के लिए उन्हें साथ आना पड़ा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल ही इस पर चुटकी ली थी और आज सीपीएम नेता सीताराम येचुरी ने कह दिया कि गठबंधन तो ठीक है, लेकिन पश्चिम बंगाल में वो अपने प्रतिद्वंद्वी तृणमूल कांग्रेस के साथ हाथ नहीं मिलाएंगे और वहां पर प्रदेश में वो कांग्रेस के साथ मिलकर टीएमसी और बीजेपी दोनों से मुकाबला करेंगे। येचुरी के इस बयान से इशारा मिलता है कि इंडिया अलायंस के लिए सीट बंटवारा सबसे बड़ा चैलेंज होगा। सीनियर जर्नलिस्ट शरद गुप्ता राष्ट्रीय राजनीति पर बारीक नजर रखते हैं। हमने उनसे बात की। शरद जी, केरल में कांग्रेस और लेफ्ट के बीच लड़ाई है, पश्चिम बंगाल में येचुरी ने कहा कि वो टीएमसी को हराएंगे राज्य में, तो राज्यों की ये जो प्रतिस्पर्धा है, ये इस इंडिया अलायंस के लिए कोई बड़ी समस्या बन सकती है, आपको लगता है? बिल्कुल समस्या नहीं है, क्योंकि जो चीजें आप बता रहे हैं, ऐसा नहीं है कि इसकी जानकारी उनको नहीं है। उनको पूरी जानकारी है और सारी जानबूझ के भी उन्होंने गठबंधन करने का फैसला किया है। ये बात सही है कि पश्चिम बंगाल में लेफ्ट का और तृणमूल कांग्रेस का गठबंधन नहीं हो सकता, लेकिन यह भी सही है कि पश्चिम बंगाल में तृणमूल कांग्रेस सबसे बड़ी पार्टी है। ऑलमोस्ट सिंगल हैंडेडली उस विपक्ष का नेतृत्व करती है। वहां पे कांग्रेस की बहुत छोटी सी उपस्थिति और लेफ्ट लगभग खत्म हो चुका है।
तो इसलिए सीताराम येचुरी के बयान का कोई मतलब नहीं है। जहां तक केरल की बात है, वहां पे लेफ्ट और कांग्रेस एक दूसरे से लड़ते हैं, और वेस्ट बंगाल का बल्कि पूरे विपक्ष की रणनीति यही है कि सब लोग जहाँ पे आपस में लड़ाई है वहां पे कोई समझौते की बात ही नहीं है। आप एक दूसरे से लड़िए और जो जितनी सीटें जीतता है, जिसको जो ताकत है वो अपनी दिखाइए, और पोस्टपोल सिनेरियो में सारे लोग एक साथ मिलके आएंगे। उनकी यही रणनीति है। प्री पोल में जहाँ पे भाजपा के सामने एक कैंडिडेट उतर सकता है, वहां पे वो उतारने की कोशिश करेंगे। जी, और एक सवाल मायावती पर, बहुजन समाज पार्टी पर। उन्होंने विपक्षी एकता पर जमकर आज हमला किया। बेंगलुरु की बैठक में उन्हें बुलाया भी नहीं गया था। इस अलायंस से जो बसपा को बाहर रखा गया है, उन्हें किनारे कर दिया गया है, इसके आप कोई नुकसान देखते हैं क्या? क्योंकि वोट फीसद के लिहाज से बसपा मजबूत पार्टी रही भारत में। देखिए, चुनाव कभी भी सिर्फ अंकगणित से नहीं लड़े जाते, और हर चुनाव एक दूसरे से अलग होता है। तो अगर पिछले चुनावों के आंकड़े देखेंगे तो उससे आपको इस चुनाव की तस्वीर आपको समझ में नहीं आएगी। इसका एक एग्जाम्पल मैं आपको उड़ीसा से देता हूँ। उड़ीसा में लोकसभा और विधानसभा के चुनाव एक साथ हुए, लेकिन लोकसभा में भाजपा को अच्छी खासी सीटें मिली, जबकि विधानसभा में भाजपा का प्रदर्शन उतना अच्छा नहीं था, क्योंकि लोगों ने वहां नवीन पटनायक की बीजेडी को पूर्ण समर्थन दिया। तो जब एक साथ हुए दो चुनावों में इतना असर है, फर्क हो सकता है, तो पिछले 5 साल पहले कोई चुनाव या 10 साल पहले कोई चुनाव हुआ, उसका इस चुनाव में कोई असर पड़ने वाला नहीं है। वहां जो आंकड़े थे, उन आंकड़ों का इस चुनाव में कोई असर नहीं पड़ने वाला है। अगर आप ये देख के चलें कि जो अभी 2022 में उत्तर प्रदेश का विधानसभा चुनाव हुआ है, उसमें भाजपा कांग्रेस को उत्तर प्रदेश में सिर्फ एक सीट मिली है, 2% वोट मिले हैं। लेकिन मेरा मानना है कि अब जो चुनाव आएगा लोकसभा का, उसमें यह भी संभव है कि कांग्रेस एक अच्छे खासे वोट पाकर फिर से उत्तर प्रदेश में एक बड़ी ताकत उभर सकती है। हो सकता है समाजवादी पार्टी के बराबर, या थोड़ा सा उससे कम या ज्यादा। तो ये हर चुनाव में बदलता रहता है। ऐसे ही बसपा के बारे में आप पूछ रहे हैं, तो जब मैंने आपको कांग्रेस और समाजवादी पार्टी का बताया, और तो अपने आप जाहिर है कि बसपा फिलहाल चौथे नंबर की पार्टी बनकर उभरने की उम्मीद रख सकती है, क्योंकि उसे लगातार बीजेपी की बी टीम की तरह देखा जा रहा है। इसलिए भी क्योंकि हर मुद्दे पर बसपा का वही रुख है जो भाजपा का है। बसपा के नेता भाजपा के मुद्दों का समर्थन करते रहे हैं पिछले 7-8 साल से। तो इसीलिए इस बार अगर किसी को कुछ नुकसान होगा सबसे अधिक, तो मुझे लगता है बसपा को। और बसपा को अगर किनारे कर रहा है संयुक्त विपक्ष, तो मुझे लगता है इससे संयुक्त विपक्ष के खेमे को कोई बहुत अधिक नुकसान होने की उम्मीद नहीं है। जी, और कल से संसद का मॉनसून सेशन भी शुरू हो रहा है। दिल्ली वाला अध्यादेश या यूसीसी का बिल अगर आता है, तो ये जो 26 विपक्षी दल हैं, इनके साथ आने से राज्यसभा की तस्वीर कितनी बदलेगी? क्या ये सरकार का कोई अध्यादेश पारित होने से रोक सकेंगे? विपक्ष की राज्यसभा में अभी इतनी अच्छी स्थिति नहीं है, खास तौर से ये जो 26 विपक्षी दल साथ में आए हैं, कि वो भाजपा सरकार के किसी भी बिल को रोक सके राज्यसभा में पास होने से। अध्यादेश तो सरकार कभी भी, कोई भी सरकार ला सकती है और पारित करा सकती है, लेकिन अध्यादेश को कानून बनाने के लिए उसको लोकसभा और राज्यसभा दोनों स्थानों से पास कराना पड़ता है। लेकिन राज्यसभा में अभी भाजपा के जो समर्थक दल हैं, उनकी स्थिति अच्छी है। खास तौर से कुछ ऐसे दल हैं जो इन 26 दलों के साथ नहीं है, जिनमें बीजू जनता दल, टीआरएस तेलंगाना राष्ट्र समिति, जिसका नाम अब भारत राष्ट्र समिति हो गया है, फिर आंध्र प्रदेश की टीडीपी, आंध्र प्रदेश की जो दूसरी पार्टी है जगन मोहन रेड्डी की वाईएसआर कांग्रेस, ऐसे कई दल हैं, और खासतौर से अभी बीएसपी, तो जो इन विपक्षी दलों के साथ नहीं है, और इन दोनों कानूनों के पारित करने की सूरत में वे भाजपा का साथ दे सकते हैं। तो इसलिए न समान नागरिक संहिता का अगर आता है, पहली चीज तो आने की उम्मीद नहीं है, अगर आता है तो न उसको पारित कराने में कोई दिक्कत होगी, और न ही जो नौकरशाही, दिल्ली की नौकरशाही को लेके जो कानून बनाने की कोशिश है, उसमें कोई सत्ता पक्ष को पारित करने में कोई दिक्कत आएगी।
तो कल से शुरू हो रहा है मॉनसून सेशन और उसमें लगभग 21 बिल पेश हो सकते हैं। यूसीसी और दिल्ली सरकार पर केंद्र सरकार के अध्यादेश समेत, जिन पर खूब विवाद चल रहा है। और अब इन बिल को कानून बनाने की राह में सरकार को नंबर्स के मामले में तो फिलहाल कोई खतरा नजर नहीं आ रहा है, जैसा कि शरद गुप्ता बता रहे थे। भारत सरकार के नीति आयोग ने इसी हफ्ते एक रिपोर्ट में कहा कि देश में मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी कम हो गई है। आमतौर पर गरीबी को पैसे की कमी के तौर पर देखा जाता है, लेकिन मल्टी डायमेंशनल गरीबी के दायरे में बटुए के वजन के साथ साथ कई और परेशानियां भी आती हैं, जैसे पौष्टिक भोजन और साफ पानी की उपलब्धता और अच्छी शिक्षा। इन्हीं पैमानों पर अब 2019-21 में भारत में मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी का एवरेज परसेंटेज 14.96 रहा, जबकि 2015-16 में ये 24.85% था। यानी 6 साल में करीब 10% की गिरावट हुई है। रिपोर्ट कहती है कि 13.5 करोड़ लोग मल्टी डायमेंशनल गरीबी से बाहर आ गए हैं इस बीच, और अब सिर्फ 22 करोड़ लोग बचे हैं। इसकी पुष्टि कुछ दिन पहले आई यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम की रिपोर्ट भी करती है, जिसमें कहा गया है कि 2005 में भारत में 64.5 करोड़ लोग मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी में थे, जबकि 2019 तक उनकी संख्या सिर्फ 23 करोड़ रह गई थी। तो ये जो मल्टी डायमेंशनल गरीबी है, उसको मापने के मानक क्या हैं, यूएन किन पैरामीटर्स पर काम करता है और नीति आयोग के मानक क्या थे, ये जानने के लिए हमने बात की सीनियर इकोनॉमिस्ट शरद कोहली से। जी देखिए, आमतौर पे जब पॉवर्टी की बात की जाती है तो वहाँ आय को लिया जाता है, इनकम को लिया जाता है या वेल्थ को लिया जाता है। पर ये जो मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स होती है, जिसको हम एमपीआई बोलते हैं, इसको कैलकुलेट करने का तरीका बहुत डिफरेंट है। और अगर हम नीति आयोग के जो तरीके हैं उस पर बात करें तो उसमें करीब 12 इंडिकेटर्स लिए जाते हैं, जिसके आधार पर ये रिपोर्ट बनाई जाती है। 12 इंडिकेटर्स अगर मैं यहाँ पर नाम लेना चाहूँ, उससे बिल्कुल स्पष्ट हो जाएगा कि किस आधार पर ये कैलकुलेशन करी जाती है। इसमें सबसे पहले न्यूट्रिशन होता है, यानी कि खाने पीने का जो सुविधा है या खाना पीना पूरा मिलता है कि नहीं मिलता एक व्यक्ति को या एक परिवार को। उसके बाद बात करें तो उसमें चाइल्ड मोर्टेलिटी की बात की जाती है कि जब छोटा बच्चा पैदा होता है तो वो उसकी आयु, हम सब जानते हैं भारत में चाइल्ड मोर्टेलिटी खासकर आजादी के बाद बहुत समस्या रही, जहाँ छोटे बच्चे की मृत्यु हो जाती थी और चाइल्ड मोर्टेलिटी रेट घटा है। उसके बाद एडोलेसेंट मोर्टेलिटी है, यानी कि जब वो युवा हो रहा है तो युवा अवस्था में क्या उसकी मृत्यु हो जाती है या वो आगे जी पाता है, उसमें भी इंप्रूवमेंट हुआ है। उसके बाद हम मैटरनल हेल्थ भी इसमें लेते हैं, यानी कि जिस बच्चे को माँ पैदा कर रही है उस माँ की सेहत कैसी रहती है, क्या वो माँ स्वस्थ है या नहीं है, या बच्चे को जन्म देने के बाद क्या उस माँ की सेहत में गिरावट आई, ये भी एक पैमाना है। उसके बाद 5वां पैमाना हम ले तो बच्चा जो स्कूल गया पैदा होने के बाद, उसको स्कूल में कितने साल उसने बिताए, क्या वो शुरू में 1 साल जाके उसने स्कूल छोड़ दिया या उसने 3 साल जाके छोड़ दिया, या वो अपनी स्कूलिंग पूरी कर पाया, ये भी एक पैमाना रखा जाता है। उसके बाद कुकिंग फ्यूल की एक्सेसिबिलिटी बड़ी है। इसके अलावा हम देखें तो सैनिटेशन है। सैनिटेशन में आता है कि आपके पास जो टॉयलेट की सुविधा है, जो हम पहले सुना करते थे कि ग्रामीण भारत में खासकर खुले में शौच जाया जाता था, अब वो जब से भारत सरकार ने टॉयलेट्स बनाए हैं, जो विभिन्न योजनाएं चलाई गई हैं टॉयलेट्स बनाने की, क्या वो टॉयलेट का एक्सेस है कि नहीं है, उसको भी एक पैमाना माना जाता है। पीने का पानी, इसके बाद हाउसिंग है, क्या लोगों के सिर पर छत आई है कि नहीं आई, ये एक पैमाना बन जाता है। उसके बाद अगर घर आया भी है तो क्या उनके पास बिजली का कनेक्शन है कि नहीं, इलेक्ट्रिसिटी, ये 10वें नंबर का क्राइटेरिया है। इसके बाद बैंक अकाउंट आता है, 11वां पैमाना, क्योंकि हम सब जानते हैं जनधन अकाउंट के जनधन योजना के अंतर्गत करीब 40-45 करोड़ से ज्यादा अकाउंट्स खोले गए, बैंक अकाउंट खोले गए, इसको भी एक पैमाना माना जाता है। और आखिरी पैमाना है कि आप जो बच्चे स्कूल जाते हैं, हालांकि ये स्कूल की श्रेणी में ही आता है, कि उनकी अटेंडेंस कितनी रहती है, अगर वो स्कूल ज्वाइन करते हैं तो क्या वो स्कूल जाते भी हैं कि नहीं जाते, या खाली स्कूल में अपना नाम लिखवा के आ जाते हैं। तो इन 12 पैमानों पर, और इन 12 पैमानों में भी ये नहीं कि 12 की 12 होने चाहिए, इनमें 33% से कम अगर वेटेड एवरेज आ रही है तो आपको गरीब माना जाएगा। यानी कि इन 12 पैमानों की वेटेड एवरेज की 33% से ज्यादा अगर लोगों को ये सुविधाएं मिल रही हैं तो उसको मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स में गरीबी से बाहर माना जाता है। शरद जी, एक बात और कि ये आंकड़ा गिरावट का दावा कर रहा है कि भारत में गरीबी कम हुई है, लेकिन एक लंबे समय का, ठीक ठाक समय का ये आंकड़ा है। इतने वक्त में क्या पॉवर्टी का कम होना स्वाभाविक नहीं था, या इसमें सरकार की योजनाओं को भी उतना ही श्रेय दिया जाना चाहिए? बतौर निष्पक्ष आर्थिक समीक्षक आप क्या समझते हैं? जी हाँ, अगर हम एक लंबी अवधि को लेकर चलते हैं
तो जब किसी भी देश का विकास होता है, जिसको हम जीडीपी की ग्रोथ कहते हैं, मान लीजिए जीडीपी 6 और 7% से बढ़ रही है, तो जीडीपी बढ़ने का, जीडीपी एक खाली नंबर नहीं है। अगर जीडीपी 6 या 7% से बढ़ती है तो जीडीपी बनती है ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, यानी कि पूरे देश की आमदनी, पूरे देश का प्रोडक्टिविटी, पूरे देश में बनने वाला सामान, पूरे देश की सर्विसेज, पूरे देश के एक्सपोर्ट्स, उन सबको जोड़ के ये जीडीपी बनती है। तो अगर जीडीपी हमारी कॉन्स्टेंटली 6-7% से बढ़ रही है तो इसका अर्थ है कि उसका लाभ आम जनता को स्वाभाविक तौर से भी मिल रहा है। यानी कि जब देश एक नेचुरल तौर पे ग्रोथ कर रहा है तो लाजमी बात है कि कुछ ना कुछ लोग गरीबी की रेखा से ऊपर उठ रहे हैं, क्योंकि ऐसे बहुत सारे लोग होंगे जो कल को 5,000 कमाते थे, आज उनके बच्चे बड़े हो गए, उनको नौकरी मिल गई 20,000 25,000 की, वो कुछ पढ़ लिख गए, तो उस परिवार की माली हालत सुधर जाती है। तो ये जब देश की स्वाभाविक विकास होता है, देश की स्वाभाविक जीडीपी ग्रोथ देखी जाती है, तो उसको ट्रिकल डाउन इफेक्ट हम कहते हैं अर्थशास्त्र में। उसका ट्रिकल डाउन इफेक्ट आम जनता के ऊपर आता है। बिल्कुल, आप जितना बड़ा पीरियड लेंगे और अगर देश सामान्य तौर पर ग्रो कर रहा है तो लाजमी बात है कि कुछ लोग स्वाभाविक तौर से गरीबी की रेखा से ऊपर आएंगे। परंतु इसमें परंतु बहुत जरूरी है, यहां जो जिक्र किया गया है वो मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी का किया गया है। तो इसका हम अगर इसको आसानी से समझना चाहें तो हम ऐसे समझे कि अगर ये योजनाएं ना चल रही होती, मतलब अगर मैं नल से जल की बात कर रहा हूं, मैं जन धन की बात कर रहा हूं, मैं आयुष्मान भारत की बात कर रहा हूं, मैं प्रधानमंत्री आवास योजना की बात कर रहा हूं, तो सरकार का या नीति आयोग का कहने का यह अर्थ है कि अगर ये योजनाएं ना चल रही होती तो इस एमपीआई में, यानी कि मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स में, ये लोग इस क्राइटेरिया से अभी भी गरीब होते। तो लंबी अवधि में जो हम देखते हैं वो सुधार होता है, उसमें हम मेनली इनकम की बात करते हैं कि लोगों की आय बढ़ी है, जैसा कि मैंने कहा जीडीपी के सुधरने से, जीडीपी के ग्रोथ से उसमें आम जनता को उसका बेनिफिट मिलता है कहीं ना कहीं। तो मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी के डेटा पर बात कर रहे थे सीनियर इकोनॉमिस्ट शरद कोहली। इसके अलावा नेशनल सैंपल सर्वे के मुताबिक भारत के शहरी इलाकों के अनएम्प्लॉयमेंट रेट में भी इस साल डिक्लाइन देखने को मिला है। एनएसएसओ ने अपनी रिपोर्ट में बताया है कि जनवरी 2023 से मार्च 2023 के बीच बेरोजगारी की दर में पिछले साल के मुकाबले 6.8% की गिरावट दर्ज की गई है। और भारत के खेल जगत में सब कुछ ठीक नहीं है। भारत का कुश्ती संघ तो विवादों में घिरा ही है बृजभूषण शरण सिंह पर लगे आरोपों की वजह से, और अब भारत की एंटी डोपिंग एजेंसी पर भी आरोप लगे हैं। वर्ल्ड एंटी डोपिंग एजेंसी यानी वाडा ने 2019 में भारत की एंटी डोपिंग बॉडी को लेकर के जांच शुरू की थी, जिसमें उन्होंने खिलाड़ियों और संस्थाओं की जांच की थी। वाडा का ये कहना है कि भारत में एंटी डोपिंग संस्था ठीक तरह से काम नहीं कर रही है। उन्होंने कहा है कि साल 2021 में उन्होंने 13 खिलाड़ियों के सैंपल लिए थे, जिसमें से एक खिलाड़ी डोपिंग टेस्ट में फेल हो गया। साल 2021 में ही केंद्र सरकार ने कानून बनाकर देश की नेशनल एंटी डोपिंग एजेंसी की शक्तियां बढ़ाई थी। दावा किया गया था कि अब खेलों में डोपिंग की गुंजाइश अंतर्राष्ट्रीय मुकाबलों तक पहुंचने के पहले ही खत्म हो जाएगी, लेकिन नई रिपोर्ट इस पर सवाल खड़े करती है। द लैलन टॉप में स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट सूरज पांडे ने इस रिपोर्ट को विस्तार से पढ़ा है। हमने उनसे ही बात की। सूरज, पहले तो ये बताएं कि इस रिपोर्ट में क्या क्या कंसर्न जाहिर किए गए हैं, क्या क्या सवाल वाडा ने उठाए हैं। देखिए, रिपोर्ट जो है बड़ी दिलचस्प सी है, क्योंकि आप जब बात करते हैं डोपिंग की तो अक्सर रशिया का नाम आता है कि रशिया सबसे ज़्यादा डोप में फेल होने वाले एथलीट्स वहीं के आते हैं, उन पर बैन भी लगा हुआ था। लेकिन इस लिस्ट में नंबर 2 पर कौन है, इसकी बात कम लोग करते हैं। तो नंबर 2 पर गर्व के साथ हम ही लोग बैठे हुए हैं। तो सिचुएशन ऑलरेडी काफ़ी गंभीर थी और ये रिपोर्ट जो आई है, और आप जब आप देखें कोई विश्व स्तर की एजेंसी है और वो आपके पीछे पड़ के ऑपरेशन कर रही है, आपके पीछे 3 साल से 4 साल से पड़ी हुई थी कि एक रिपोर्ट तैयार की जाए, क्योंकि उसको किसी ने टिप दी थी। तो इट्स गुड, हमारे लिए अच्छा होगा, हमारे गेम्स क्लीन होंगे। लेकिन जो 11-12 हाई प्रोफाइल एथलीट्स जिन पे नज़र रखी गई, उन्होंने अपने वेयर अबाउट्स नहीं बताया कि एक ये होता है कि ऑफ सीजन में आपको बताना होता है कि हर दिन 1 घंटे की विंडो आपको निकाल के रखनी होती है कि इस दिन जो है आप अगर आना चाहो, आकस्मिक जिसको हम कहते हैं, उड़न दस्ता भी कहते हैं जब एग्ज़ाम देते थे, तो इसलिए आपको 1 घंटा दिन का डेडिकेट करना होता है हर दिन, कि किसी भी दिन आपका टेस्ट हो सके। हमारे कई सारे एथलीट्स वो करने में चूके, लगभग 70 एथलीट्स हैं और 90 से 95 बार ऐसा हुआ कि वो अपने वेयर अबाउट्स नहीं बताए उन्होंने। कई लोगों ने 11-12 जो हाई प्रोफाइल एथलीट्स जो विदेश में ट्रेन कर रहे थे, अब हाई प्रोफाइल एथलीट्स आप उंगलियों पे गिन सकते हो, क्योंकि आपको पता है विनेश फोगाट, बजरंग पुनिया, मतलब मैं किसी को अक्यूज़ नहीं कर रहा, लेकिन हाई प्रोफाइल की जब भी बात होती है तो इन्हीं लोगों का नाम आता है, जिनका नाम सबने सुन रखा हो। हाई प्रोफाइल वही लोग होते हैं। तो इन लोगों में से कोई एक बंदा है जो डोप टेस्ट में फेल हुआ।
और नाम तो अभी कोई सामने आया नहीं, लेकिन इन सब पे नज़र रखी गई। उनमें से एक बंदा कोई डोप टेस्ट में फेल हुआ, बहुत सारे लोगों ने डोप टेस्ट देने से मना किया, मतलब वेयर अबाउट्स नहीं बताया जाहिर तौर पे। तो ये काफ़ी संगीन चीज़ है, क्योंकि आप देख रहे हो कि जब आप एशियन गेम्स एकदम राउंड द कॉर्नर है और आप कह रहे हो कि अब की बार 100 के पार 100 से ज़्यादा मेडल्स लाने, और अगर इस तरीके से आप चीज़ें कर रहे हो और उसके बाद एक ऐसी रिपोर्ट आती है इसमें बता रहे हैं कि आपके जो हाई प्रोफाइल एथलीट्स हैं वही जो है गड़बड़ कर रहे हैं, तो बहुत सारे सवाल है। और नाडा पर भी सवाल है। नाडा जिस तरीके से ऑपरेट कर रही है, उनके पास लोग नहीं हैं और साजो सामान उनका उस स्तर का नहीं है, तमाम सारी खामियां बताई गई रिपोर्ट्स में, काफ़ी लंबी चौड़ी रिपोर्ट है। अच्छा, जिन स्थितियों का जिक्र वायडा कर रहा है, वो स्थितियां पैदा क्यों हुई, उसके लिए आप इस संस्था को कितना जिम्मेदार समझते हैं, भारत की एंटी डोपिंग एजेंसी को, और खिलाड़ियों को निजी स्तर पर कितना? बीच बीच में आती हैं खबरें कि ये पकड़े गए वो पकड़े गए, लेकिन फिर आप सोचते हो चलो कोई नहीं, एक बंदा है, लेकिन जब आप देखते हो 70 बंदे आपके ऐसे हैं जो टेस्ट से भाग रहे हैं, तो मतलब कुछ तो गड़बड़ है। और वो जो गड़बड़ है वो नाडा पकड़ नहीं पा रहा, तभी वाडा को आना पड़ा। क्योंकि आप सबसे ईजी होता है क्रिकेट का एग्जाम्पल लेना। आप देखते हो कि जब BCCI के मामले में ICC को आपने कभी इंटरफेयर करते नहीं सुना होगा, बहुत रेयरली होता है, क्योंकि BCCI इतनी सक्षम है कि वो पकड़ के रख रही है अपने एथलीट्स को, जो भी मामले हो रहे हैं। अब उसमें भी बहुत सारे सवाल है, लेकिन वो अलग बात है, वो पकड़ के रख तो रहे हैं। एटलीस्ट आपकी जो संस्था जिसको ये जिम्मा दिया गया नाडा, वो अपना काम सही से नहीं कर पा रही, तभी उनको उनका काम सिखाना पड़ रहा है। तो ये निश्चित तौर पर गंभीर सवाल है और देखना होगा कि अब इस पे एक्शन क्या लिया जाता है। क्योंकि जब भी स्पोर्ट्स की बात होती है, स्पोर्ट्स बजट की बात होती है, तो हमेशा जो है हल्के में टरका दिया जाता है, बहुत ज़्यादा अलॉटमेंट नहीं होती है पैसों की, और जो होती है वो किस तरीके से खर्च होते हैं इस पर भी बहुत सारे सवाल होते हैं। तो कुल मिला जुला कर अब नाडा को फिर से नाडा पर काम करना होगा, स्पोर्ट्स मिनिस्ट्री करे। अभी तक मामला ये सबसे बड़ा पॉजिटिव इसमें से है कि वाडा ने अभी तक हम पे रशिया की तरह सैंक्शंस नहीं लगाए हैं, हम पे रशिया की तरह बैन नहीं लगाया गया है, ना ही किसी तरीके की बात अभी पब्लिक डोमेन में आई है। तो ये एक बड़ा प्लस पॉइंट है। इससे वाडा को मतलब साफ तौर पे दिख रहा है कि हाँ कुछ उम्मीद है, आपके एथलीट्स बेहतर कर सकते हैं, आप लोग इन चीज़ों से बच सकते हैं। तो अब इस पे गेंद पूरी तरह से जो कहते हैं ना, गेंद पाले में चली गई। तो अब भैया देखना है कि स्पोर्ट्स मिनिस्ट्री क्या एक्शन लेती है, नाडा को किस तरीके से प्रशिक्षित किया जाता है, किस तरीके के उनको साजो सामान मुहैया कराया। सबसे बड़ी बात एक ये भी होता है ना कि आप जब भी इवेंट्स देखोगे तो पटियाला में वर्ल्ड रिकॉर्ड्स, एशियन रिकॉर्ड्स, इंडिया रिकॉर्ड और तमाम सारे रिकॉर्ड्स बहुत टूटते हैं जब ट्रायल्स होते हैं पटियाला में। तो पटियाला में टूटने वाले रिकॉर्ड जब बड़े लेवल पे हमारे एथलीट्स जाते हैं तो फिर उसके अपना ही बेस्ट नहीं दे पाते। अगर अपना ही बेस्ट दे दें हमारे एथलीट्स तो मुझे लगता है कई बार मेडल्स आ जाएंगे। और उसके बाद तमाम सारे इवेंट्स होते हैं तो कई बार मतलब ऐसी रिपोर्ट्स तो कम ही आती है, लेकिन कई बार कई सारे जर्नलिस्ट हैं जो अच्छा काम कर रहे हैं, वो अक्सर रिपोर्ट्स वाली जगह से फिर तमाम सारी फ़ोटोज़ ट्विटर पे तैरती हैं कि इतनी सारी सिरिंजें मिली। सिरिंजें क्यों मिली भाई? वहाँ पे आप विटामिन B12 तो ले नहीं रहे थे। आपके पास अगर सिरिंज मिल रही है किसी भी इवेंट के बाद तो ये शर्मनाक है, आपको उस पर ध्यान देना चाहिए। और वाडा ने बहुत टाइमली ये मुद्दा उठाया है, क्योंकि अब एशियन गेम्स में बहुत कम दिन बचे हैं। अगर आप पाक साफ नहीं है तो निश्चित तौर पर एक बार फिर से रशिया की तरह आपके साथ भी काम हो सकता है। और ये अब देखना यही होगा कि क्या एक्शन लिया जाता है इस पर। शुक्रिया सूरज। 2 साल पहले केंद्र सरकार ने एंटी डोपिंग कानूनों के लिए कमेटी भी बनाई थी, जिसके अगुवा थे रिटायर्ड जज मुकुल मुदगल। उस कमेटी ने ये सिफारिश की थी कि डोपिंग का दोषी अगर किसी को पाया जाए तो उसे 4 साल की सजा के साथ साथ 10 लाख रुपए तक का जुर्माना लगाया जाए। लेकिन वाडा ने इसे नकार दिया था और वाडा की आपत्ति के बाद नाडा ने यानी भारत की एंटी डोपिंग एजेंसी ने भी इसे नहीं अपनाया। दूसरा विश्व युद्ध कोरिया का विभाजन लेकर आया था। साउथ कोरिया पर अमेरिका का कब्जा था और नॉर्थ कोरिया पर सोवियत यूनियन का। बंटवारा हुआ तो युद्ध भी हुआ। 1950 में नॉर्थ कोरिया ने साउथ कोरिया पर हमला कर दिया। अमेरिका समेत 15 देश साउथ कोरिया के साथ आए और रूस और चीन नॉर्थ कोरिया के समर्थन में उतरे। 1953 में युद्ध रुक गया, लेकिन दुश्मनी अब भी चल रही है। ये इतिहास इसलिए ताकि आगे की कहानी अब बेहतर समझ सकें। एक अमेरिकी सैनिक को 5 साल पहले साउथ कोरिया में मारपीट के आरोप में डिटेन कर लिया गया। वो दोनों मित्र देश हैं, उनके आपस का मामला। कुछ दिनों पहले वो सैनिक रिहा हुआ। उसे आना था अमेरिका, लेकिन जाने किस डर से वो भाग गया नॉर्थ कोरिया। इसी दौरान परमाणु हथियारों से लैस एक सबमरीन साउथ कोरिया पहुंची, जो नॉर्थ कोरिया से सिर्फ 500 किलोमीटर दूर है, और जवाब में नॉर्थ कोरिया ने 2 शॉर्ट रेंज बैलिस्टिक मिसाइल्स फायर कर दी। इन घटनाओं के बाद अमेरिका ने कहा है कि फरार अमेरिकी सैनिक अब नॉर्थ कोरिया की हिरासत में है। अमेरिका का कहना है कि वो नॉर्थ कोरिया से इस मसले पर बात कर रहा है और ये समझा जा रहा है कि ये सैनिक अब अमेरिका और नॉर्थ कोरिया के बीच नेगोशिएशंस का एक नया बिंदु बन सकता है। इसके आधार पर नॉर्थ कोरिया
अपनी कुछ शर्तें मानने का दबाव अमेरिका पर बना सकता है। इस घटना के और क्या असर हो सकते हैं, पूछा मैंने अंतर्राष्ट्रीय मामलों के जानकार अमिताभ सिंह से। देखिए, नॉर्थ कोरिया के लिए अगर ये घटना हुई है कि कोई एक सैनिक नॉर्थ कोरिया के बॉर्डर को एंटर किया है, तो ये उनके लिए, हम अंग्रेजी में कहें तो वो प्राइज कैच है। और वो भी ऐसे समय, ऐसे दिन जब साउथ कोरिया में काफी दिनों बाद सबमरीन अमेरिका का आया है। तो ये एक उनके लिए ब्लैकमेल का और एक तरह से रैंसम का एक्सरसाइज बन जाएगा। सैनिक है, ये कोई सिविलियन नहीं है, डिक्लेयर्ड सैनिक है जो सेवा में था। हालांकि उसको वहां प्रोसिक्यूट किया गया था साउथ कोरिया में, लेकिन ये सैनिक है। तो इनसे कई सारी चीजें जानने चाहेंगे, ऑपरेशनल डिटेल जानने चाहेंगे, तो वो सारी चीजें नॉर्थ कोरिया इनसे करवाएगा। और जाहिर है ये एक उनके लिए ब्लैकमेल का इश्यू होगा। और अमेरिका में जब भी कोई अमेरिकी व्यक्ति ऐसे जगह पकड़ा जाता है जो अमेरिका के नियम कानून को नहीं मानता हो या अमेरिकी सरकार से उसका विरोध हो, तो वैसे जगहों पर अमेरिकी पब्लिक ओपिनियन बहुत सरकार के खिलाफ हो जाता है कि वो उसको छुड़ा नहीं पा रहे हैं। उसका अमेरिका पर भी असर पड़ेगा। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट यही है कि ये एक तरह से, जैसा मैंने पहले कहा, ब्लैकमेल का इशू हो जाएगा। नॉर्थ कोरिया ब्लैकमेल करना चाहेगा अमेरिका को और उनसे कंसेशंस लेना चाहेगा इसको छोड़ने के पहले। अमिताभ जी, वो अमेरिकी सैनिक नॉर्थ कोरिया कैसे पहुंचा, क्योंकि उसे साउथ कोरिया से अमेरिका आना था, ये अभी स्पष्ट नहीं है कि वो क्यों भाग करके अमेरिका ना जा करके नॉर्थ कोरिया पहुंचा। पर इसके संभावित कारण क्या क्या हो सकते हैं? क्या इसमें कोई जासूसी का एंगल है? क्या उसको किसी तरह की जान का खतरा था? एक्सपर्ट्स किन किन थ्योरीज पे बात कर रहे हैं? जैसा अभी जो रिपोर्ट्स आ रही हैं और जो रिपोर्ट्स मैंने देखा है, उसमें ये अमेरिकी सैनिक को वापस जाना था, क्योंकि वहां के लॉ ने एक पुलिस पेट्रोल कार पे मारपीट की थी, उस कार को क्षतिग्रस्त करने की कोशिश की थी। उसे 2 महीना के सस्पेंडेड सेंटेंस मिला था और $4000 के करीब फाइन हुआ। उसके बाद उसको डिपोर्ट किया जाना था टेक्निकली। तो बताया ये जा रहा है कि उसको वापस करने के लिए एयरपोर्ट पे छोड़ा गया, इंचियोन इंटरनेशनल एयरपोर्ट जो सियोल का एयरपोर्ट है, वहां छोड़ा गया। वहां से ये किसी तरह निकल आया। अब किस तरह निकला, क्या हालात थे, वो कैसे निकला, ये कोई स्पष्ट अभी बता नहीं रहा है। लेकिन उसको ये डर था कि वापस ये अमेरिका जाएगा तो वहां उसको कैद हो सकती है और नौकरी भी जा सकती है, यानी सेना से भी निकाला जा सकता है। वो अनिश्चितता में नहीं जाना चाहता था। वो शायद वहां से निकलकर पनमुनजोन, एक डीमिलिटराइज जोन पे एक बॉर्डर पोस्ट है जो माना जाता है दुनिया का सबसे मिलिटराइज जगह है। और वहां जाने पे आपको पता चलेगा कि एक तरफ साउथ कोरिया है, दूसरी तरफ नॉर्थ कोरिया है। मैं वहां गया हूं और बिल्कुल आपको नॉर्थ कोरियन सोल्जर्स, अगर आप दूरबीन से या ऐसे भी खुले आईज से देखेंगे तो आपको दिखेगा कि दूसरे तरफ, बॉर्डर के दूसरे तरफ नॉर्थ कोरियन सोल्जर्स हैं। दूरबीन से देखेंगे तो और अच्छा दिखता है। वहां पर काफी कम गैप है। आप हार्डली मान लीजिए 250, 300, 150 मीटर ऐसे करके, वो जिस तरह का टेरेन है उसमें, वहां से बताया जा रहा है जो ग्रुप के साथ वो घूम रहा था, वहां से वो दौड़ के नॉर्थ कोरिया की तरफ चला गया। जब वो नॉर्थ कोरिया की तरफ चला गया तो जाहिर है एनिमी टेरिटरी में गया और वहां उसे पकड़ लिया गया होगा। और जो बात के अब तक कयास लगा जा रहा है रिपोर्ट्स में, ये अभी भी संशय बना हुआ है। अमेरिकी अधिकारी भी अब तक यही बोल रहे हैं कि अभी तक स्पष्ट नहीं हो पाया कैसे है, वो उसकी तहकीकात कर रहे हैं। अच्छा, क्या इस तरह की कोई घटना आपको याद आती है पहले, कोई अमेरिकी सैनिक नॉर्थ कोरिया की गिरफ्त में रहा हो? क्या ये अमेरिका के लिए भी एक डिप्लोमेटिक फेलियर और एक एम्बैरेसमेंट की बात नहीं है? अमेरिका के लिए एक शर्मिंदगी तो है ही, क्योंकि इस तरह के इंसिडेंट हुए, उसके लिए एम्बैरेसिंग होगा। एम्बैरेसिंग मतलब डिप्लोमेटिक, एक तरह से उसके लिए थोड़ी क्षति पहुंचेगी क्योंकि इस तरह की घटना हुई है। लेकिन इसके पहले 1965 में एक ऐसा इंसिडेंट हुआ था कि एक अमेरिकी सोल्जर नॉर्थ कोरिया के टेरिटरी में एंटर कर गया था और उसने डेजर्ट कर दिया था और नॉर्थ कोरिया चला गया था। और नॉर्थ कोरिया में एक जापानी महिला से उसने शादी की थी। और जापानी महिला के बारे में भी बताया जाता है कि वो जापानी महिला, नॉर्थ कोरियंस ने उसको एबडक्ट करके साउथ कोरिया से वहां लाया था, तो वहां नर्सिंग स्टूडेंट थी। दूसरा इंसिडेंट 1976 में एक अमेरिकी ऑफिसर पेड़ काटने के लिए, जो डीमिलिटराइज जोन है उसके बीच में कई सारे झाड़ पेड़ उगे हुए हैं, तो वो एक कुल्हाड़ी से पेड़ काटने जा रहा था और वो पेड़ काट रहा था। शायद वो नॉर्थ कोरियन सोल्जर्स के हाथ लग गया। जब वो हाथ लग गया तो उसको नॉर्थ कोरियंस ने पकड़ लिया और उसको उसी कुल्हाड़ी से मार दिया। ये 1976 की घटना है। और उसको वापस साउथ कोरियन टेरिटरी में छोड़ दिया। तो ये 2 इंसिडेंट हैं। लेकिन इसके अलावा सिविलियन इंसिडेंट्स बहुत हुए हैं। जैसे मुझे याद है 2017 में एक स्टूडेंट था जो उस समय अमेरिका से नॉर्थ कोरियन स्टूडेंट्स अलाउड थे जाना, या टूरिस्ट अलाउड थे जाना। उसने एक
पोस्टर उखाड़ लिया था जिसमें वहां के डिक्टेटर का फोटो था, उन 3 जनरेशन ऑफ डिक्टेटर्स किम फैमिली के फोटो था। उखाड़ा क्या था, फट गया था, या जो कह लें उसको, बहुत एक मामूली सा एक अपराध किया था उसने, तो उसको पकड़ लिया गया और उसके लिए भी काफी डिप्लोमेटिक इंटरवेंशन हुए। अल्टीमेटली ट्रंप और वर्तमान शासक के नॉर्थ कोरिया के डोनाल्ड ट्रंप और किम इल सुंग के बीच बात हुई, तब जाके ये बात बनी और उसको छोड़ा गया। तो ये सब घटनाएं होती रहती हैं वहां, लेकिन 2017-18 के बाद अमेरिकी टूरिस्ट को नॉर्थ कोरिया में जाने की मनाही है। ये थे अंतर्राष्ट्रीय मामलों के जानकार अमिताभ सिंह। और अब भौचक लेकर आ गए हैं जमशेद कमर सिद्दीकी। हिंदुस्तान में किसी ट्रेन का लेट होना क्या कोई खबर है? आप कहेंगे नहीं, आए दिन दर्जनों ट्रेनें लेट होती हैं। कुछ ट्रेनें तो इस कदर लेट होती हैं कि आदमी बारात के लिए घर से निकलता है तो वलीमे के दिन पहुंचता है। लेकिन करें तो करें क्या भाई, ट्रेन है, लेट हो जाती हैं। शायद इसीलिए ट्रेन का लेट होना इस देश में सबसे अचूक बहानों की फेहरिस्त में नंबर 1 है। किसी दूसरे शहर में कोई मीटिंग में पहुंचना हो, किसी दोस्त की शादी हो या कोई और मौका हो, बस कह दीजिए कि ट्रेन लेट थी, बात खत्म। इतिहास गवाह है कि आज तक किसी ने ट्रेन लेट होने के बाद रेलवे के दफ्तर में जाकर ये नहीं कहा, हाँ भाई क्या मामला हो गया था, हाँ ट्रेन बड़ी लेट हो गई। और इसीलिए रेलवे ने आज तक किसी को इस बारे में स्पष्टीकरण नहीं दिया कि ट्रेन क्यों लेट हुई और ट्रेन लेट होने के दौरान मुसाफिरों की सुविधाओं का ख्याल रखा गया या नहीं। कम से कम मेरी जानकारी में तो नहीं दिया। पर इस बार कुछ भौचक हुआ है, चलिए आपको बताते हैं। हुआ ये कि 14 जुलाई को उत्तर मध्य रेलवे के महाप्रबंधक के दफ्तर में एक चिट्ठी आई। चिट्ठी एक मुसाफिर ने लिखी थी, जिसने उसमें लिखा था कि 8 तारीख को वो अपनी पत्नी के साथ पुरुषोत्तम एक्सप्रेस के AC 1 कोच में बैठकर दिल्ली से प्रयागराज जा रहा था। इसके बाद ट्रेन लेट हुई, थोड़ी लेट हुई, 15 मिनट लेट हुई, आधा घंटा लेट हुई, फिर 1 घंटा लेट हुई और फिर 3 घंटे लेट हो गई। जितनी देर ट्रेन लेट हुई उस शख्स ने कई बार कोच में TTE और GRP स्टाफ को ढूंढा, लेकिन कोई वहां मौजूद नहीं था। और तो और जब वो कुछ खाना पीना चाहता था तो पेंट्री कार का कोई भी अटेंडेंट उनके पास नहीं आया। इसके बाद उन्होंने पेंट्री कार के मैनेजर राज त्रिपाठी को फोन मिलाया, लेकिन राज ने इसे नजरअंदाज कर दिया। चिट्ठी लिखने वाले ने आगे इन सभी लोगों से जवाब मांगा कि आखिर ऐसा क्यों हुआ, इसका स्पष्टीकरण दें। अब रेलवे अधिकारियों के पास ऐसी चिट्ठियों की क्या गिनती, कोई जवाब देता है इसका? लाखों लोग रोजाना सफर करते हैं, हो जाती गड़बड़ियां। मगर जब उन्होंने खत के नीचे खत लिखने वाले का नाम देखा तो भाई साहब सब लोग एकदम राइट टाइम हो गए। खत भेजा गया था इलाहाबाद हाईकोर्ट के जस्टिस गौतम चौधरी की तरफ से। जस्टिस चौधरी ही थे जो उस दिन ट्रेन में सफर कर रहे थे और उन्होंने इस पूरे मामले में संबंधित स्टाफ और अधिकारियों से कोर्ट में जवाब दाखिल करने को कहा है। अब इस खबर को लेकर सोशल मीडिया पर लोगों की राय बट गई है। एक पक्ष है जो कहता है कि जज रेलवे की लेट लतीफी पर उनसे सवाल पूछ रहे हैं तो ये तो यात्री सुविधाओं को बेहतर करने का एक तरीका है। लेकिन दूसरा पक्ष ये मानता है कि जज 24 घंटे जज की ड्यूटी पर नहीं होते। ऐसी छोटी मोटी बातों के लिए कोर्ट में जवाब दाखिल करने के लिए कहना एक तरह का अहंकार है। अब ये अहंकार है या सुविधाओं को बेहतर करने की कोशिश, इसका फैसला तो आप ही कीजिए। लेकिन अगली बार जब आपकी ट्रेन लेट हो तो पता कर लीजिएगा कि आपके डिब्बे में और कौन कौन बैठा है। जमशेद कमर सिद्दीकी, आज तक रेडियो। तो दिन भर के इस एपिसोड में आज इतना ही। हमारे पॉडकास्ट आपको कैसे लगते हैं आप हमें ईमेल करके बता सकते हैं radio@aajtak.com पर। आप जिस भी ऑडियो प्लेटफॉर्म पर हमें सुन रहे हो, एप्पल पॉडकास्ट, गूगल पॉडकास्ट, स्पॉटिफाई, जियो सावन, विंक, वहाँ पर आप हमारे पॉडकास्ट को रेटिंग दे सकते हैं। एक बार आज तक रेडियो के बाकी शोज भी सुनकर देखिए, न जाने कौन सा आपके मिजाज का निकल आए। आज का दिन भर प्रोड्यूस किया रोहित अनिल त्रिपाठी ने, साउंड मिक्स कर रहे थे सचिन द्विवेदी। कुलदीप मिश्र को इजाजत दें, नमस्कार।